सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो मैं ऐसा सोच पा रहा हूँगा साथियों कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि इसके पहले हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। फिर लेकिन अगर उसी कड़ी में हम बातें करें तो जब हमने संविधान सभा में अपने सदस्यों को नॉमिनेट करके और किसी न किसी सदस्यों को चुनाव के माध्यम से हमने संविधान सभा में उनको भेजा था। अगर वो संविधान सभा में गए हैं तो उनका परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। तो जो सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे उनका मात्र एक ही काम था, वो संविधान का निर्माण करना था। तो प्यारे साथियों, उसी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि संविधान सभा में, उसी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि संविधान सभा में जितने सदस्य गए थे वो संविधान का निर्माण करने के लिए गए थे। फिर बात यह आती है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो हमने आपको बताया था संविधान का जो निर्माण है वो विभिन्न समितियों के माध्यम से होना सुनिश्चित हुआ। तो साथियों, आज हम उन्हीं सारी समितियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसा कि अगर आपको पिछली क्लास थोड़ा बहुत याद होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम हम प्रारूप समिति का अध्ययन करेंगे, उसके बाद संघीय समिति का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रांतीय समिति का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे समितियां बनाई गई थी और जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी समितियां भी होंगी साथियों जिनका आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में कोई मतलब नहीं है, उनको छोड़ दिया जाना उचित ही होगा। तो आइए हम सीखते हैं, आज हम भारत के संविधान का निर्माण करना शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम सीखेंगे, टॉपिक मेरा क्या होगा, भारत के संविधान का निर्माण। तो प्यारे साथियों, भारत के संविधान का निर्माण में हम सर्वप्रथम जो हमारी पहली दर्शिता होगी वो कौन सी समिति होगी, तो प्रारूप समिति होगी। समिति। तो प्यारे साथियों, आज हम कम से कम 10 से 15 मिनट हम प्रारूप समिति पे बातें करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज हम प्रारूप समिति के बारे में अध्ययन करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। जब हम बात करते हैं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें डेट की चर्चा की जाएगी, इसमें दिनांक का चर्चा किया जाएगा। तो बात आता है 24 अगस्त, कितना, 24 अगस्त, सॉरी 29 अगस्त, 29 अगस्त, AUGUST, अगस्त 1947। जब हम बात करते हैं इसका गठन कब किया गया था प्यारे साथियों, तो 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जो आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न डाल दिया जाता है प्यारे साथी। फिर इसी के रिस्पेक्ट में जब हम बातें करते हैं तो हमको पता चलता है इसका अध्यक्ष कौन था।
ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो हम देखते हैं जो इसका अध्यक्ष था उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। शायद यहां तक आपने समझा होगा। हमने देखा गठन कब हुआ था और इनके अध्यक्ष कौन थे। जब बात आती है प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, तो प्यारे साथियों जब सदस्य की बात आती है, किसकी बात आती है, जब सदस्य की हम बात करते हैं तो उसमें हम करते हैं 1 + 6 = टोटल 7 ही सदस्य थे। कितने सदस्य प्यारे भाइयों, 7। अच्छा हमने 1 + 6 क्यों किया, इसका कोई ना कोई संदर्भ तो रहा ही होगा, मायने रहा ही होगा, क्योंकि अगर इसका कोई मायने ना रहा होता तो मैं आप लोगों के सामने 1 + 6 करके प्रदर्शित तो नहीं करता। तो प्यारे साथियों इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 1 था ये इनके अध्यक्ष को बताता है और जो ये 6 है ये इनके नॉर्मल सदस्यों को इंगित करता है। तो हमने देखा और इसके पहले जस्ट हमने भी आपको बताया अध्यक्ष कौन थे, B.R. अंबेडकर। तो एक अध्यक्ष और ये 6 सदस्य थे। लेकिन जब हम बात करते हैं टोटल सदस्यों का, टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 ही सदस्य उपस्थित थे प्रारूप समिति में। यहां तक हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं कि अच्छा 7 सदस्य जो थे या इन 6 सदस्यों का ट्रिक क्या है, तो कहीं ना कहीं हमने आपको इसका ट्रिक बता रखा है। तो आज फिर से मैं ये ट्रिक आप लोग के सामने प्रदर्शित करता हूं। ट्रिक क्या है, आम 7, क्या आम 7, 2 3 4 5 6, 2 यहां 2 यहां 2 यहां, इसको बोलते हैं आम 7। आ से आयंगर, आयंगर, अय्यर, मुंशी, माधव, शादतुल्ला, शादतुल्लाह और टी फॉर टीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। तो प्यारे साथियों जब हम बात करते हैं प्रारूप समिति का तो हमने देखा प्रारूप समिति में गठन कब हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन थे, इनके सदस्य 1 + 6 थे, मतलब टोटल 7 सदस्य थे, उसमें एक अध्यक्ष था और 7 सदस्य थे। और हमने देखा कि जो उनके 6 सदस्य थे उनका ट्रिक क्या था, तो आम 7, आम 7 आयंगर, अय्यर, मुंशी, माधव, सादतुल्ला, टीटी कृष्णामाचारी। तो हमने यहां तक देख लिया। फिर जब हम बात करते हैं प्रारूप समिति का कार्य क्या था, तो साथियों मैं आपसे कहूंगा कि इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लें, उसके बाद मैं इसको रेज करके मतलब कि मिटा करके फिर आगे अपने आप को प्रदर्शित करता हूं। तो साथियों अब हम देखते हैं प्रारूप समिति में हमने कई सारी बातें कर लिया था और हमने देखा भी था कि उसका गठन कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें सदस्य कौन थे। फिर हम देखते हैं इसका कार्य क्या था, किसका, प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति हम पढ़ रहे हैं।
जब हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या था साथियों? आपको मैं कल बता दिया था, कल की क्लास में मैंने इसका चर्चा किया था, इसके बारे में वर्णन किया था कि प्रारूप बनाने का मतलब होता है एक ढांचा तैयार कर देना, एक स्ट्रक्चर उसका बना देना। तो इसका एक काम क्या था? ढांचा तैयार करना। क्या? ढांचा, ढांचा तैयार तैयार करना। या कभी कभी साथियों याद रखना है, एग्जाम में ढांचा तैयार करना नहीं देगा तो आपको देगा मतलब डिजाइन तैयार करना, डिजाइन तैयार करना इसका कार्य था। जिसे कहते हैं ना, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो ढांचा तैयार करना या तो डिजाइन को तैयार करना, इसका मेन उद्देश्य था प्यारे साथियों। यहां तक तो हमने सारी बातें कर ली। फिर हम बात करते हैं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे। आप लोगों को पता होगा जो इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब, उनका चुनाव कहां से हुआ था? एग्जाम में आपके प्रश्न बहुत बार बनता है, उनका चुनाव कहां से हुआ था? तो प्यारे मित्रों, उनका चुनाव हुआ था पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से उनका चुनाव हुआ। फिर जो हम आगे बात करते हैं, लेकिन इनका जो प्रथम चुनाव हुआ था, प्रथम चुनाव, लेकिन जो इनका प्रथम चुनाव हुआ वो कहां से हुआ प्यारे साथियों? वो बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? बंगाल से। लेकिन आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने से पहले ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और अगर मैं आपको बता दूं तो उसी टाइम, उसके पहले ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी समय जो आज बांग्लादेश के नाम से मशहूर है या प्रसिद्ध है, उसी बंगाल के बारे में बात की जा रही है। तो जो जहां से उन्होंने लड़ा था चुनाव, वो कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इसलिए इनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा पुणे महाराष्ट्र से। शायद आप लोग मेरी इतनी बातों से सहमत हुए होंगे। अगर हुए हैं तो हैंड रेज करके हमको बताइए। यहां तक तो हमने देख लिया, लेकिन बात आती है कि जो बी आर अम्बेडकर थे, ये किसके स्थान पे चुनाव लड़े थे? प्रश्न यह भी बनता है, किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? तो साथियों, किसके स्थान पर अगर हम बातें करिए चुनाव लड़े थे, तो एम जयकर के स्थान पर। किसके स्थान पे? एम जयकर। अच्छा, अगर हम बातें करें एम जयकर थे क्या? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस से। क्या थे? एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के। यहां एमपी मध्य प्रदेश मत समझिएगा इसको। तो जब बात करते हैं किसके स्थान पर थे, तो एम जयकर के स्थान। फिर जब इसी के आगे हम थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं कि जो संविधान सभा था, उसका पहला प्रारूप प्रस्तुत कब हुआ? तो जो हमने देखा कि उसका पहला प्रारूप प्रस्तुत कब हुआ, तो उसमें एक दिनांक हमको याद आता है, 21 फरवरी। क्या? पहला या फर्स्ट प्रारूप प्रस्तावित हुआ
हुआ। तो अगर ये आपको दिख भी नहीं पा रहा होगा तो यहां हम इसका डेट लिख देते हैं। फर्स्ट जो प्रारूप प्रस्तावित हुआ तो वो कहां हुआ? 21 फरवरी 1948 को। यहां तक आपने शायद सीख लिया होगा। कब? 21 फरवरी 1948 को इसका पहला प्रारूप प्रस्तुत हुआ। फिर लेकिन जब हम बात करते हैं इसका मुख्य प्रारूप प्रस्तुत किसने किया, यह प्रश्न बहुत बनता है। मुख्य प्रारूप प्रस्तुत किसने किया? ये एग्जाम में बहुत बार, करोड़ों बार अगर बोला जाए तो एग्जाम में ये प्रश्न आपसे दागे गए हैं। तो जब बात आती है किसने किया तो एच.एन. मुखर्जी ने किया था। साथियों कुछ याद रखिए या मत याद रखिए, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा मुख्य प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो एच.एन. मुखर्जी ने प्रस्तुत किया। तो हमने देखा यहां तक। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो मिटाना चाहते हैं तो उसी कड़ी में फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो मेरा प्रारूप समिति था हमने उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। फिर हमने आगे देखा कि अब दूसरे नंबर की जो समिति है क्या है? दूसरे नंबर की समिति। अब साथियों लेकिन याद रखने की बात यही है, अब याद रखने की बात यही है कि अब हम जितनी समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे उसमें बस उसके हम अध्यक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे, बस केवल और केवल उसका अध्यक्ष कौन था। तो हम जब बात करते हैं संघ समिति की, किसकी? दूसरे नंबर पर क्या है? संघ। अच्छा मैं आपको यहां से प्रारूप समिति का अध्यक्ष बताता चलता हूं। जैसे देखो बताया तो वैसे हूं ही। पहला नंबर हुआ प्रारूप समिति, प्रारूप। तो साथियों कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, इसलिए क्लास को 2-3 मिनट के लिए रोकना पड़ गया। तो चलिए हम पढ़ रहे थे प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको बता दिया बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर की जो मेरी समिति होगी वो आएगी संघ समिति। क्या होगी? संघ समिति। अगर हम बात करते हैं संघ समिति की तो साथियों मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। ऐसा कहीं संविधान में लिखा तो है नहीं, क्योंकि जब हमने कई सारी बुकों का अध्ययन किया और हमने सीखा तो ये पाया कि जब संघ की बात आएगी और जितने संघ आपको मिलेंगे, जितने संघ मिलेंगे उसमें याद रखिएगा अध्यक्ष कौन मिलेगा आपको? जवाहरलाल नेहरू जी मिलेंगे। तो यहां पर हमने देखा संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। लेकिन याद रखने की बात है कुछ एक दो है जिसको मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसके अध्यक्ष, उसमें भी संघ लगा होगा लेकिन उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं संघीय संविधान समिति की, दूसरा क्या है मेरा? तीसरा संघीय संविधान समिति। जब हम बात करते हैं संघीय संविधान समिति की तो साथियों याद रखने की बात है संघ इसमें भी आया है तो कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी।
आप इसको लिखते चलिए। फिर जब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, प्रांत आ गया, तो चौथा नंबर क्या बोलता है? प्रांतीय संविधान समिति। क्या? प्रांतीय संविधान समिति। जब याद रखने की बात है साथियों, जब प्रांत की बात आएगी, जितने प्रांत आपको दिखाई देंगे उन सभी में सरदार पटेल जी का नाम आएगा। क्यों? इसका याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि प्रांतों को एकीकृत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था साथियों, सरदार पटेल जी ने ही किया था। तो जब प्रांतों को एकीकृत करने की बात आती है तो उससे हम याद रखेंगे कि जितने जितने में प्रांत आएगा उतने उतने में सरदार पटेल जी अध्यक्षता निभाएंगे। तो हमने देखा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे? सरदार पटेल। सरदार पटेल साहब, हमने यहां तक देख लिया। फिर जब इसी के आगे और बढ़ते हैं तो एक शब्द आता है मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति। क्या है साथियों? मूल अधिकारों अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति। जब हम बात करते हैं मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल साहब ही थे। अब लिखता कौन है, मैं यहां पे ऐसा कर दिया, आप समझ होंगे कि कौन किसकी बात की जा रही है। तो जब हम बात करते हैं मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था, तो उसमें याद आता है सरदार पटेल साहब का। हमने यहां तक बता दिया, 5 आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको मिटा करके फिर आगे बताता हूं। तो उसी कड़ी में फिर जब हम आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे, तो हम अब देखेंगे, अभी हमने देखा मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वहां पे ऐसे व्यक्तित्व का नाम आया जिनको हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। फिर जब हम बात करते हैं मूल अधिकार उपबंध समिति की, मूल अधिकार उपबंध या उप समिति की, तो उसमें याद रखने की बात है सरदार पटेल का नाम नहीं आता है। तो क्या? मूल अधिकार उप समिति। तो साथियों जब बात करते हैं मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो नाम याद आता है जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। यहां तक हमने सीखा। फिर जब हम अगर बात करते हैं 7वें नंबर का, तो धीरे धीरे ऐसे कई सारे समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में हम अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं साथियों। तो अभी तक हमने आपको 6 बता दिया। अगर फिर हम बातें करें 7वें नंबर की, तो मेरे पास आता है अल्पसंख्यक उप समिति की। अल्पसंख्यक क्या हुआ?